हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स लर्न विद DA में हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 ऑफ फिज़िक्स NCERT। आपकी CBSE की बुक में चैप्टर नंबर 11 है, लेकिन हमारी JK बोर्ड की बुक में ये है चैप्टर नंबर 2 ऑफ फिज़िक्स। ठीक है, तो हम लोग कर रहे हैं ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, एंड इसमें से मैंने ये सब करा दिया आपको। ठीक है, बुक के साथ साथ मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है ना। तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने डिफेक्ट्स वगैरह पढ़ा दिए हैं, फिर मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की भी कल ही वीडियो डाल दी थी, वो आई थिंक ज़्यादा लोगों ने देखी नहीं है या पहुंची नहीं उनकी तरफ तक। ठीक है, तो वो भी मैंने डाल दी हुई है। उसके बाद डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट वाया ग्लास प्रिज्म, ये भी मैंने आपको करा दिया था। डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट, हाँ, ये भी करा दिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक। ये इसमें ना रेनबो कैसे फॉर्म होता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट में रेनबो कैसे फॉर्म होता है, ये क्वेश्चन भी इसी में ही आ गया था। ठीक है ना, इसी में ही आ गया था रेनबो कैसे फॉर्म होता है। तो चलो फिर आज हम लोग न्यू टॉपिक करेंगे जिसका नाम है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होती है, हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होती है, आज हम लोग वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो फिर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। तो चलो, सो यू माइट ऑब्जर्व दैट द अपेरेंट रैंडम वेवरिंग ऑफ और फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि अचानक से हमारे एटमॉस्फेयर में, कभी कभी होता है हमारे एटमॉस्फेयर में ना अचानक से ना कुछ गड़बड़ होना शुरू हो जाती है, या फिर गैस की वजह से होता है, या फिर ऐसा है ये 2 मिनट के लिए रहेगा। बैकग्राउंड म्यूजिक रहने दूँ? चलो रहने देती हूँ। से कचरा निकाल, तो ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। हाँ, सो आपने देखा होगा एटमॉस्फेयर में नॉइज़ की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, लुक्स की बात कर रहे हैं। तो चलो यार 2 मिनट रुक जाओ। थोड़ा सा फन तो होना ही चाहिए ना क्लास में। ये मेरे सुबह पता कितने 11 बजे हैं सुबह के। चलो काफ़ी दूर चला गया, अब आवाज़ कम आएगी। अभी मैंने फ़ैन ऑन किया है, रहने दो फ़ैन, क्या बोलते हो? कर देती हूँ बंद यार। कर दिया फ़ैन ऑफ मैंने। चलो फिर, सो आप लोगों ने अक्सर ऑब्ज़र्व किया होगा आपने रैंडम वेवरिंग। ठीक है, वेवरिंग एंड फ्लिकरिंग क्या होती है? फ्लिकरिंग होता है टमटमाना, टिक 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 टिक, एंड वेवरिंग क्या होती है, मतलब ऐसे वेव आना शुरू हो जाती है, अरे टेढ़ा मेढ़ा दिखना शुरू हो जाता है। देखा हुआ है ना, वेव है ना, वेव लिखा हुआ है, तो वेवरिंग आपका ऐसे टेढ़ी चीज़ें दिखना शुरू हो जाती हैं, ऐसे ऐसे करके हिलती दिखना शुरू हो जाती हैं। और फ्लिकरिंग होता है ऐसे टमटमाना शुरू हो जाती हैं। ऑफ द ऑब्जेक्ट सीन थ्रू द, ये क्या है, टर्बुलेंट स्टीम ऑफ द हॉट एयर। ठीक है ना। अगर आप किचन में कभी ओपन किचन देखिए, ओपन किचन में गैस से धुआं निकल रहा है, और धुएं के आर पार अगर आप देखते हो तो आपको जो पीछे वाली इमेज है, जैसे आप कोई भी बना रहा है, उसके आगे पीछे देखोगे तो वो आपको वेवी और फ्लिकरी दिखेगी, थोड़ी सी हाँ ब्लरी फ्लिकरी सी दिखेगी। वो इमेज वो क्यों होता है? ये जो टर्बुलेंट स्टीम ऑफ हॉट एयर की वजह से होता है ना। हॉट एयर जो एटमॉस्फेयर में फैली हुई है, तुम्हारे इतने एरिया में है, तो मैं थोड़ी सी ऐसे करके आपको ऐसे डांस करती हुई दिखूंगी। सो हॉट एयर राइजिंग अबव अ फायर और अ रेडिएटर, मतलब कहीं से भी निकल रही है, फायर से निकल रही है वो जो स्टीम हॉट एयर निकल रही है, और या फिर किसी रेडिएटर से निकल रही है। ठीक है ना। तो द एयर जस्ट अबव द फायर, ये जो एयर होती है फायर के ऊपर, वो गर्म हो जाती है ना, बिकम हॉटर हो जाती है देन द एयर फर्दर अप। ठीक है ना, उसके ऊपर वाली एयर से ये गैस, ये चूल्हा जल रहा है, इसके ऊपर वाली गैस है, ये गर्म है ना, ये हॉट एयर है। ठीक है, अब ऊपर वाली गैस तो ठंडी है ना, तो ये जो हॉट एयर के आर पार जब हम देखते हैं तो वो एटमॉस्फेरिक, वो एक तरह से क्या बन जाता है, एक तरह से प्रिज्म, एक तरह से स्लैब, एक तरह से डेंसर मीडियम बन जाता है। ठीक है, ये जो हॉटर एयर होती है इज़ लाइटर, ये लाइटर होती है, हमें भी पता है ना, ज्योग्राफी में कितनी बारी पढ़ लिया हुआ है हम लोगों ने कि हॉटर एयर जो होती है वो लाइट हो जाती है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है दैन द कूलर एयर अबव इट। सो हैज़ अ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है उसका स्लाइटली कम हो जाता है दैन द कूलर एयर से। सो सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम ऑफ द एयर इज़ नॉट स्टेशनरी,
सो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो रिफ्रैक्टिव मीडियम होता है, रिफ्रैक्टिव मीडियम होता है किसका, एयर का रिफ्रैक्टिव मीडियम होता है, वो स्टेशनरी नहीं रहता। अब यहाँ पे मेरे आसपास की एयर है, उसका स्टेशनरी है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मीडियम है, वो स्टेबल है, ठीक है, इस टाइम पे स्टेबल चल रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं ना थोड़ी सी गैस या फिर आग लगा दूँ तो ये ना ये गर्म हो जाएगी तो ये उड़ना शुरू हो जाएगी, मतलब बैलेंस नहीं रहेगा, सब कुछ बैलेंस नहीं रहेगा। जहाँ पे गर्म है वहाँ पे जो है वो उसकी जो एयर है वो लाइट हो जाएगी, है ना, लाइट हो जाएगी ना, वो लाइट होने की वजह से वो ऊपर को उठना शुरू हो जाएगी। अब ऊपर को उठना शुरू हो जाएगी तो इतने एरिया में, ठीक है ना, इसका जो डेंसिटी है वो डिफरेंट हो जाएगी कंपैरिजनली साथ वाली है जो कूलर एयर के, ठीक है ना, कूलर एयर से। सो आर नॉट एयर फ्लक्चुएट। तो एयर कहाँ गया, सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द रिफ्रैक्टिव मीडियम एयर, ठंडी वाली, आर नॉट स्टेशनरी, वो स्टेशनरी नहीं होती है, ठंडी नहीं गर्म वाली, वो स्टेशनरी नहीं रहती है। एंड द पेरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब मैं अगर यहाँ पे खड़ी हूँ तो मैं आपको यहाँ नहीं दिखूँगी, मैं थोड़ी सी मतलब यहाँ शिफ्टिंग, मतलब वही रिफ्रैक्शन आना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना, एज सीन थ्रू द हॉट एयर फ्लक्चुएट। तो इससे पता चलता है कि हॉट एयर जो होती है वो फ्लक्चुएट कर रही है, मतलब देखो ना, उड़ रही है ना, आगे पीछे चल रही है, तो वो स्टेबल नहीं है, हर एक जगह पे बैलेंस्ड एयर पार्टिकल्स नहीं हैं वो, ठीक है ना, वो डिस्टर्ब हो गई है, वो फ्लक्चुएट करना शुरू हो गई है, फ्लक्चुएशन करना शुरू हो गई है, टिमटिमाना शुरू हो गई है, ठीक है ना, फ्लिकर करना शुरू कर दिया, वेवी इफेक्ट आ गया। दिस वेवरिंग इज़ दस एन इफेक्ट ऑफ, ये जो वेवरिंग हुई है अपनी जगह से पोजीशन कहीं और दिख रही है, तो इसको बोला जाता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या बोला जाता है इसको, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसको दिस वेवरिंग इज़ दस एन इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, एंड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो क्वेश्चन अगर आपको कोई पूछे कि एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आगे क्या बोला इसने, ऑफ अर्थ बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर क्या होता है, ऑन अ इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऑन अ स्मॉल स्केल इज इन आर लोकल इन्वायरमेंट, ठीक है, यही है। दिस वेवरिंग इज दस एन इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑन अ स्मॉल स्केल इन आर लोकल इन्वायरमेंट, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है, ट्विंकलिंग ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, है, तो ये जो ट्विंकलिंग ऑफ लिटिल स्टार है इज दस अ फिनोमेना ऑन मच लार्जर स्केल, ठीक है ना। तो ये जो ट्विंकलिंग ऑफ लिटिल स्टार है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है, सिमिलर फिनोमेना है, ये एक सिमिलर फिनोमेना है ऑन अ मच लार्जर स्केल, ठीक है ना, ये ज़्यादा लार्जर स्केल के ऊपर एक सिमिलर फिनोमेना है। कौन सा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का ही एक फिनोमेना है, एक उनकी ही करता रहता है, यही टेक्निक वो भी यूज़ करता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार करने के लिए, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे लेट अस सी हाउ कैन वी एक्सप्लेन द ट्विंकलिंग ऑफ लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है ना। तो ट्विंकल कैसे करते हैं लिटिल स्टार्स हम लोग वो देखेंगे। चलो फिर देखते हैं, चलो फिर पढ़ें ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। फ़ोटो दिखाऊं पहले, ये देखो, ये PDF से पढ़ने का मज़ा इसलिए आता है, इसकी फ़ोटो तो बड़ी क्लियर होती है, बुक पे ना क्लियर नहीं होती है, उसके पेजेस इतने अच्छे। ये देखो, इसको पहले मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको फ़ोटो अच्छे से, फ़ोटो बड़ा करूँ, ये देखो, ये देखो अच्छे से, अब देखो ध्यान से, ये है पेरेंट पोजीशन, ये स्टार है यहाँ पे, ठीक है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाँ यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे ये स्टार है आपका, इसकी पोजीशन ये है। लेकिन रे ऑफ पाथ तो ऐसे टेढ़ी होनी चाहिए थी ना, ऐसे करके, बट ऐसा नहीं है, हमको दिख रहा है यहाँ पे, ओ भाई ऐसा क्यों, हाँ क्यों, ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर ये लड़का खड़ा, ठीक है, और अर्थ के ऊपर गैसेस भी हैं बहुत सारी, है कि नहीं, है ना। तो गैसेस की वजह से क्या होता आता है, फिर ये वही बात आ गई, रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम, है कि नहीं, है ना। सो ये जो एटमॉस्फेरिक गैसेस होती हैं, ठीक है ना, ये जो हमारा एयर ब्लैंकेट है अर्थ के ऊपर, उसकी वजह से क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन हो जाती है भाई। तो रिफ्रैक्शन होने की वजह से क्या हो जाता है, जो स्टार यहाँ पे था बेचारा बेंड होके वहाँ पे दिखना शुरू हो गया, तो हमारी जो साइट है वो बेसिकली यहाँ पे है, लेकिन हमें पोजीशन उसकी यहाँ दिख रही है। क्लियर हुआ, यही फिनोमेना है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज़ हो जाता है डाउन साइड की तरफ से, मतलब हमें पता है ना कि अर्थ का जो ब्लैंकेट है
ऊपर से गैसेस कम होती जाती है, नीचे वाली जो एयर है, ये नीचे वाला जो है, यहाँ पे ज़्यादा एयर गैसेस हैं डिफरेंट। ऑक्सीजन भी भारी होता है, ऑक्सीजन भी नीचे ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं तो ऑक्सीजन कम होती जाती है, वैसे ही और भी गैसेस कम होती जाती है, लेकिन जो हार्ड वाली गैसेस होती हैं वो ऊपर होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना। ये ओजोन लेयर के लिए हमारा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, हमारा ओजोन लेयर जिसको बोलते हैं, हाँ ओजोन लेयर, ठीक है। चलो फिर पढ़ते हैं, तो रीडिंग कर लेते हैं अभी फिर। तो ट्विंकलिंग ऑफ लिटिल स्टार, ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग, इसको थोड़ा छोटा करूँ, मेरी स्क्रीन पे पता नहीं फिट आएगा या नहीं, थोड़ा सा छोटा करने दो मुझे, इतना बड़ा काफ़ी है। एक्चुअली मैंने ना इसको ना रिड्यूस करना है ना बाद में, तो साइड से कट जाता है। कहाँ गया मेरा ब्रश? हाँ, सो ये आ गया ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या होता है? द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज़ ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है ना। याद हो गया? याद हुआ ना साथ साथ में? हाँ, याद भी करेंगे साथ साथ में, याद करते जाओ। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज़ ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, ऑफ किसकी? स्टारलाइट की, है ना। तो द स्टारलाइट इज़ ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर, ये जो स्टारलाइट होती है जब वो एंटर करती है अर्थ एटमॉस्फेयर के ऊपर, है ना, ये जो स्टारलाइट है जब अर्थ एटमॉस्फेयर के ऊपर आती है, अंडरगोज रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन जाती है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होना शुरू हो जाती है। ये अर्थ है, इसके ऊपर गैसेज है ना, तो यहाँ पे इसकी रिफ्रैक्शन हो जाती है, बेंडिंग ऑफ लाइट हो जाती है कॉन्टीन्यूसली, ठीक है, बिफोर इट रीच द अर्थ के ऊपर, ओके। एंड द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो होती है अकर मीडियम ग्रेजुअली। तो ये जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है अकर्स इन अ मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। यही एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो है अकर करती है मीडियम, एक मीडियम, ठीक है, जो ग्रेजुअली चेंज कर देता है आपका रिफ्रैक्टिव, कि हमारा नहीं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर देता है, ठीक है ना। टाइम टू टाइम चेंज होता जाता है अकॉर्डिंग टू द गैसेस जितनी भी है। इन द एटमॉस्फेयर जो होता है बेंड करता है स्टारलाइट को बेंड कर दिया ना टूवर्ड्स द नॉर्मल, है ना, टूवर्ड्स द नॉर्मल पे उसने बेंड कर दिया, है ना। ये आपका वो बना देती हूँ, एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं और ये आपका अर्थ है, ठीक है। ये आपकी गैसेस होगी, ठीक है, और ये आपका अर्थ हो गया। ये तो मैंने पिंक बना दिया, ये आपका ब्लू अर्थ हो गया है। तो इस तरह से स्टारलाइट बेचारा स्टार यहाँ पे था, दिखा हमको यहाँ पे, ये नॉर्मल है, तो बेंडिंग होगी, तो बेंडिंग होने की वजह से क्या हुआ? बेंडिंग होने की वजह से हमको, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरे को स्टार जो है बेचारा यहाँ दिखना चाहिए था, तो मेरे को यहाँ दिखा, है कि नहीं? ऐसा हुआ भाई, है कि नहीं? पोजीशन चेंज होगी नहीं, ठीक है ना। साफ करूँ? So the apparent position of the star is slightly different from the actual position. तो since the atmosphere bend करता है starlight को towards the normal and the apparent position of the star is slightly different from its actual position हो जाता है, the star appears slightly higher. Star जो होता है वो थोड़ा सा higher दिखना शुरू हो जाता है above than its actual position when it views from the horizon. जब हम लोग ना horizon से देखते हैं the star appears slightly higher, थोड़ा सा और ऊंचा दिखना शुरू हो जाता है above than its actual position when viewed near the horizon, जब हम लोग अपनी horizon से देख रहे होते हैं तब। तो further this apparent position of star is not stationary, तो ये जो further apparent, ये जो apparent position है स्टार की, ये कोई stationary नहीं है, ठीक है, ये स्टेशनरी नहीं है, बट कीप ऑन चेंजिंग, बट चेंज होती रहती है, ठीक है ना। पोजीशन ऑफ द स्टार चेंज होती रहती है, देखो ना, अर्थ भी तो घूमती है, वो अपने रोटेशन भी करती है, वो रेवोल्यूशन भी करती है, ठीक है ना, तो वो चेंज होती रहती है। हालांकि स्टार जो होता है वो मूव नहीं करते हैं, हर कोई जो है वो स्टेबल नहीं होता, हाँ, हर कोई मूव करता रहता है, हर कोई नहीं मूव करता, कुछ स्टेशनरी भी होते हैं और कुछ मूव भी करते हैं, ठीक है ना। बट अगर मैं पोजीशन की बात करूँ तो वो चेंज होती रहती है, ठीक है ना। सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर आर नॉट स्टेशनरी, मेरे नाक ने मुझे परेशान कर दिया हुआ है, मैं क्या करूँ, ठीक है ना। फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर आर नॉट स्टेशनरी एज वॉज द केस इन द प्रीवियस पैराग्राफ, हम लोगों ने पढ़ा होगा। सिंस द स्टार आर वेरी डिस्टिंक्ट, क्योंकि स्टार बहुत डिस्टिंक्ट होते हैं, डिस्टिंक्ट मतलब दूर हैं, ठीक है ना। सो दे अप्रॉक्सीमेटली पॉइंट साइज सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, सो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर है इसलिए वो पॉइंट साइज दिखते हैं, है ना, छोटे से दिखते हैं। तो एज द पाथ ऑफ द रेज ऑफ द लाइट कमिंग, जैसे जैसे पाथ ऑफ द रे ऑफ द लाइट कमिंग, जैसे जैसे आ रही होती है, कमिंग फ्रॉम द स्टार गोज
आर वेरिंग स्लाइटली, इसलिए उसकी जो स्टारलाइट है वो वेरी करती है स्लाइटली। द अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार जो होता है वो फ्लक्चुएट करता है, एंड द अमाउंट ऑफ स्टारलाइट ठीक है। द अमाउंट ऑफ स्टारलाइट एंटरिंग द आई फ्लिकर्स करती है, तो इससे क्या होता है, जो स्टारलाइट की लाइट आती है वो फ्लिकर करना शुरू कर देती है, एंड द स्टार समटाइम्स अपीयर्स ब्राइटर, तो कभी कभी वो हमें शाइन करता दिखता है। फ्लिकरिंग करना है ना, कभी शाइन करता है कभी कम हो जाता है, कभी शाइन करता है कभी कम हो जाता है, कभी डिम होता है कभी ब्राइट हो जाता है। एंड एट सम टाइम फेंटर, कम हो जाता है ना, ब्राइटर फेंटर हो जाता है, विच इज़ कॉल्ड ट्विंकलिंग इफेक्ट, इसी को बोलते हैं ट्विंकलिंग इफेक्ट, ठीक है ना। तो आप अच्छे से, अब होपफुली आप अच्छे से इस बात का आंसर दे पाओगे, है ना, दे पाओगे ना। सो वाई डोंट द प्लैनेट ट्विंकल, प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते भाई, ऐसा है क्यों नहीं करता? तो प्लैनेट आर मच क्लोजर, क्योंकि रीज़न ये है कि प्लैनेट थोड़े से पास है ना, अर्थ के थोड़े पास है, स्टार बहुत दूर है, इसलिए उसके ऊपर ये वाला इफेक्ट आ जाता है। लेकिन प्लैनेट जो है वो बड़े दूर है, पास है, सॉरी, प्लैनेट जो है वो काफ़ी पास है अर्थ के। एंड एज दे सीन एंड एक्सटेंड सोर्सेज, जब हम लोग एक्सटेंड सोर्सेज से हम लोग उसको सीन करते हैं, वी कंसीडर अ प्लैनेट अ कलेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट, तो हम लोग कंसीडर करते हैं ये जो प्लैनेट है एज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट में कंसीडर करते हैं। द सोर्स ऑफ वेरिएशन ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी एंटर इन आवर आईज हैव ऑल द इंडिविजुअल पॉइंट साइज सोर्सेज विल एवरेज आउट ऑफ जीरो, देयरबाय नलिफाइंग द ट्विंकलिंग इफेक्ट, क्योंकि इसमें लाइट आ रही है। जब लाइट आ रही है तो वो जो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को नलिफाई कर देता है, ठीक है ना। क्योंकि हम ये एक बार फिर से पढ़ के सुना देती हूँ आपको। ही द प्लैनेट आर, एक तो क्लोजर है अर्थ के, ठीक है ना, हमारे क्लोज हैं, ठीक है, इसलिए उनका जो सोर्स ऑफ एक्सटेंडिंग सोर्स उसका एक्सटेंड हो जाता है। हमारी जो मतलब जो इफ़ेक्ट होने का जो कंडीशन है कि दूर होना चाहिए है, एटमॉस्फेरिक गैसेज होती हैं, ठीक है, वो मीडियम की तरह काम करती है, डेंसर मीडियम की तरह काम करती हैं। लेकिन अगर हम लोग सोचें, मान के चलो कि इफ़ वी कंसीडर अ प्लैनेट एज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्सेज ऑफ लाइट, ठीक है, मान के चलो ये हमारा जो प्लैनेट है वो बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है ना। तो द टोटल वेरिएशन, ये जो टोटल वेरिएशन होएगी इन द अमाउंट ऑफ लाइट एंट्री, ये जो लाइट एंटर कर रही है हमारी आईज़ में, क्योंकि रेटिना पे इमेज बनाती है, ये सब सीधी पड़ रही है, उसको रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रही है, ठीक है ना, नहीं हुई ना रिफ्रैक्शन वो तो, क्योंकि उसमें बहुत सारी लाइट है, वो सीधा डायरेक्ट पड़ रहा है, उसके ऊपर उसका फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। एंटरिंग आवर आईज ऑल द इंडिविजुअल पॉइंट साइज विल बी एवरेज आउट ऑफ जीरो, तो सब कुछ जो पॉइंट साइज जो सारे के सारे थे ना सोर्स ऑफ लाइट है, वो क्या हो गया, वो एवरेज हो गया, ज़ीरो हो गया उनका एवरेज, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है ना। 10 ये इफेक्ट जो होता है वो नलीफाई हो गया, इसलिए प्लैनेट्स आपको कभी भी ट्विंकल करते दिखाई नहीं देते, ठीक है, प्लैनेट्स आपको ट्विंकल करते दिखाई नहीं देते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है एडवांस सनराइज़ एंड डिले सनसेट। एडवांस सनराइज़ क्या होता है एंड डिले सनसेट क्या होता है, मतलब आपका टाइमिंग है सनराइज़ का 2 मिनट पहले सन उग जाते हैं और 2 मिनट बाद ढलते हैं। क्यों होता है ऐसा, ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, ठीक है ना। तो एडवांस सनलाइट सनराइज एंड डिलेड सनसेट क्या होता है, तो सन इज़ विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट्स बिफोर द सनराइज। सनराइज जैसे हो जाता है उसके 2 मिनट के बाद हमको दिखते हैं सन इज़ विजिबल, जब हम विजिबल होते हैं, दिखना कब दिखते हैं, अबाउट 2 मिनट बिफोर मतलब पहले 2 मिनट पहले दिखना शुरू हो जाते हैं, बिफोर द एक्चुअल सन राइज के टाइम पे, एंड अबाउट 2 मिनट आफ्टर मतलब बाद में, ठीक है, एक्चुअल सनसेट के 2 मिनट बाद में, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। इसलिए एडवांस सनराइज़ बोला, सनराइज़ पहले हो जाता है, 2 मिनट पहले हो जाता है, और सनसेट जो होता है वो डिले हो जाता है, वो 2 मिनट बाद में होता है, ठीक है। तो ऐसा हुआ, द सन इज़ विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट बिफोर मतलब पहले, ठीक है, ऑफ एक्चुअल सनराइज, एंड 2 मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनसेट बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बाय एक्चुअल सनराइज वी मीन द एक्चुअल क्रॉसिंग, ठीक है ना। बाय एक्चुअल सनराइज का मतलब क्या होता है, हम लोग क्या कर रहे हैं, बाय एक्चुअल सनराइज वी मीन द एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द हॉरिजन बाय सन, ठीक है ना। एक्चुअल सनराइज का क्या मतलब है कि हमारा जो सन है वो हॉरिजन ऑफ द अर्थ है,
ठीक है, ये अर्थ का ओरिजिन है और इसको इसने क्रॉस कर दिया है, अब यहाँ पे आ गया हुआ है, ठीक है ना। अर्थ गोल है ना, तो सन तो स्टेशनरी है और अर्थ हम यहाँ पे हैं तो घूम घूम के पहले यहाँ पे जाएगा। अब जब हम लोग घूम लेते हैं तो फिर हमारे लिए सन सेट हो रहा होता है, लेकिन वो खुद नहीं सेट हो रहा होता, अर्थ घूम रही होती है, ठीक है ना। तो बाय एक्चुअल सनराइज़, अगर हम लोग एक्चुअल सनराइज़ की बात करेंगे, बाय एक्चुअल सनराइज वी मीन द एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द हॉरिजन बाय द सन की बात करें, शोज़ द एक्चुअल एंड द अपेरेंट पोजीशन ऑफ द सन, ठीक है। शो करता है एक्चुअल एंड अपेरेंट पोजीशन ऑफ द सन विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजन, ठीक है ना। द टाइम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सनसेट एंड द अपेरेंट सनसेट, ये जो एक्चुअल टाइम डिफरेंस होता है एक्चुअल सनसेट एंड अपेरेंट सनसेट का इज़ अबाउट 2 मिनट का होता है। द अपेरेंट एक है फ्लैटनिंग ऑफ सन डिस्क एट सनराइज, ये जो फ्लैटनिंग ऑफ सन डिस्क है एट सनराइज और सनसेट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द सेम फिनोमिना। जो फिनोमिना हम लोगों ने अभी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के लिए पढ़ा ना, ये वही फिनोमिना को शो कर रहा है। तो एक बार एक डायग्राम देख लो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने अभी बताने की कोशिश आपको की थी डायग्राम से, ये वाली डायग्राम ज़्यादा बेटर है। तो हॉरिजन ऑफ द सन ये है एक्चुअल में, ठीक है ना, लेकिन आपको दिखाई कहाँ दे रहा है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रही है और इसलिए आपको उसकी वजह से यहाँ पे नॉर्मल अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो नॉर्मल यहाँ पे दिख रहा है आपको एक्चुअल में, ठीक है। ये ऑब्जर्वर है, ये लड़का खड़ा है अर्थ के ऊपर, अर्थ गोल है, उसके ऊपर ये एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर क्या है, ब्लैंकेट है ना अर्थ का, एयर ब्लैंकेट। तो एयर ब्लैंकेट, सन यहाँ पे है हॉरिजन के नीचे, तो हमको वो बिफोर दिखना शुरू हो जाता है। बिफोर मतलब यहाँ पे है, हमको पहले ही दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ है ना सन, एक्चुअल पोजीशन उसकी नीचे है, लेकिन उसको पहले ही दिखना शुरू हो गया उसकी रिफ्रैक्शन की वजह से, हमारी एटमॉस्फेयर की रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। ये एटमॉस्फेरिक ब्लैंकेट है, फिर से बता रही हूँ। तो यहाँ पे सन है, ऑब्जर्वर को पहले से ही दिखना शुरू हो गया रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। यहाँ पे अपेरेंट पोजीशन ऑफ द सन, अपेरेंट मतलब अभी जो दिख रही है वो पोजीशन ऑफ द सन, ठीक है। और ढलते टाइम पे भी ऐसा होता है, ढलते टाइम पे वो ढल जाता है लेकिन फिर भी हमें दिख रहा होता है ऊपर से, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। अभी भी अगर आपको नहीं समझ आया तो बोल देना, ठीक है ना, कुछ और तरीका लेके आएंगे, कोई चक्कर नहीं, है ना। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, लास्ट इफेक्ट है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय स्काई इज ब्लू, टिंडल इफेक्ट तो ख़त्म। थियरी, चलो फिर पढ़ो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है। स्कैटर होता है फैलना, ठीक है। स्कैटरिंग होती है क्या होता है, फैलना, फैलना, फैल के सोना, एक चीज़ के टुकड़े हो जाना बहुत सारे में, दैट इज़ कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चलो फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ते हैं। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या रहता है, द इंटरप्ले ऑफ लाइट, ये जो इंटरप्ले ऑफ लाइट है विद ऑब्जेक्ट अराउंड अस, ये जो इंटरप्ले ऑफ लाइट है, लाइट खुल जाती है, टूटना, स्कैटरिंग होना, ठीक है। ये जो इंटरप्ले ऑफ लाइट है, लाइट विद ऑब्जेक्ट के साथ गिव राइज टू द सिवरल स्पेक्टेकुलर फिनोमिनास इन नेचर, ठीक है ना। तो इसकी वजह से बहुत सारे स्पेक्टेकुलर फिनोमिनास देखने को मिलते हैं। द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, और ये फिनोमिनास क्या क्या हैं, जैसे कि ब्लू कलर ऑफ द स्काई, ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ही एक फिनोमिना है, ठीक है ना, एक इफेक्ट है, ठीक है ना। फिनोमिना का एक्चुअल मीनिंग क्या है, मैं आपको हिंदी में एक वर्ड दे देती हूँ, फिनोमिना। फिनोमिना मीनिंग अफेक्ट, इवेंट, ठीक है। अफेक्ट जो सच है, फिनोमिना होता है एक फैक्ट, फैक्ट या फिर ऐसा इवेंट नेचर के अंदर, इवेंट इन नेचर या फिर सोसाइटी के अंदर, ठीक है। फिनोमिना सोसाइटी, स्पेशली वन हु आर फुल्ली हु इज़ नॉट फुल्ली अंडरस्टूड। तो इतना काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। इंग्लिश में जब इंग्लिश पढ़ाती हूँ तो मैं एक एक वर्ड आपको बताती हूँ, मुझे आदत है बच्चों को बताने की, क्योंकि इससे वोकैबुलरी बढ़ती है बच्चों की। तो मैं इंग्लिश अभी पढ़ा नहीं रही हूँ आपको, मैं साइंस पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी सालों से मेरे को स्कूल में मैं जाती थी ना, तो मेरे को ना साइंस और इंग्लिश थमा देते हैं, मेरे को मैथ्स नहीं थमाते, और मुझे मैथ्स ही मैं
मैथ्स पढ़ाने का ही मुझे वो था कि मुझे मैथ्स से ज़्यादा पढ़ाना है। अब मैं एमएससी हूँ तो मैं साइंस ज़्यादा पकड़ती हूँ, लेकिन मेरे 3 सब्जेक्ट्स मेरे ये फोकस में है। एसएसटी भी मुझे आजकल बहुत अच्छी लगती है, जब मैं आईएएस की प्रिपरेशन केएस की प्रिपरेशन कर रही थी। खैर छोड़ो, ये पुरानी बातें हो गई। तो कहाँ पहुँची मैं? हाँ, तो ये जो ब्लू कलर है स्काई का, ठीक है। दूसरा फिनोमिना, कलर ऑफ द वाटर इन अ डीप सी, कलर ऑफ द वाटर इन अ डीप सी, द रेडनिंग ऑफ द सन एट सनराइज। ये जो रेडनिंग ऑफ द सन होती है सनराइज और सनसेट के टाइम पे, ये 3-4 फिनोमिना बड़े इंपॉर्टेंट है ना। आर सम वंडरफुल फिनोमिनाज एंड वी आर फेमिलियर विद इट, ठीक है। ये सब बहुत ही सुंदर फिनोमिनाज हैं, वंडरफुल फिनोमिनाज हैं, और हम लोग इसको रोज़ ही देखते हैं, ठीक है ना। ब्लू कलर ऑफ द स्काई, हमारा ब्लू कलर ऑफ द वाटर इन द डीप सी ब्लू होता है, रेडनिंग ऑफ द सन एट द सनराइज एंड सनसेट, ये सब वंडरफुल फिनोमिनाज हैं, ठीक है ना। तो इन द प्रीवियस क्लास आपने पढ़ा था अबाउट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था, खुलना है ना, बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स, है ना, खुलना कोलाइडल पार्टिकल्स के थ्रू। ये जो पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट होती है पासिंग थ्रू अ ट्रू सोल्यूशन इज़ नॉट, अगर ट्रू सोल्यूशन है ना, ट्रू सोल्यूशन, बिल्कुल ट्रू सोल्यूशन हो गया, प्योर सोल्यूशन, ठीक है। इसके ऊपर अगर लाइट आती है तो वो सीधा निकल जाती है। लेकिन अगर कोलाइडल सोल्यूशन है तो कोलाइडल सोल्यूशन क्या रहता है, जिसके पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है ना। सस्पेंशन, 3 तरह के सोल्यूशन होते हैं, केमिस्ट्री की बात है, ये थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको। एक होता है सोल्यूशन 3 तरह के होते हैं। एक होता है ट्रू सोल्यूशन हो गया, ठीक है, ट्रू सोल्यूशन हो गया, सोलन SOL सोल्यूशन का शॉर्ट फॉर्म है। दूसरा आता है कोलाइडल सोल्यूशन, और तीसरा आ जाता है सस्पेंशन, SUSPENSION सस्पेंशन, ठीक है। 3 तरह के होते हैं, ये केमिस्ट्री की बात है। तो ये जो 3 तरह के होते हैं, ट्रू सोल्यूशन में तो सब कुछ खुला होता है, मतलब सॉल्वेंट एंड सोल्यूट जो है वो पूरी तरह से एक दूसरे के साथ ऐसा लगता है जैसे एक ही फैमिली है, घुल जाते हैं एक दूसरे में, प्रॉपरली हो जाते हैं। लेकिन कोलाइडल सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं, जो घुले हुए पार्टिकल्स होते हैं, जो सोल्यूट पार्टिकल होते हैं, वो थोड़े बड़े होते हैं। तो इसलिए अगर हम इसमें से लाइट पास करवाते हैं तो कुछ लाइट जो पानी के अंदर तो निकल जाती है, लेकिन कुछ जो है वो टकरा जाती हैं पार्टिकल्स के द्वारा, ठीक है। जब कोलाइडल सोल्यूशन में पार्टिकल्स के द्वारा टकरा जाती हैं, वो क्या करती हैं, वो रिफ्लेक्शन शो करना, वो रिफ्लेक्ट होना शुरू कर देती हैं, और कुछ रिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे एक ना वो बन जाता है टिंडल इफेक्ट, इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल ने दिया था तो इसलिए टिंडल इफेक्ट दिया था। और सस्पेंशन क्या होता है, जैसे रेत होती है, रेत होगी ना, रेत गुलती थोड़ी ना, वो बैठ जाती है नीचे, है ना, सेटल हो जाती है नीचे, दैट इज़ कॉल्ड सस्पेंशन, मतलब बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ना, बैठ गई। तो इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्नड अबाउट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल के बारे में हमने पढ़ा था। अ पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ट्रू सोल्यूशन इज नॉट विजिबल एंड हाउएवर द पाथ बिकम विजिबल थ्रू अ कोलाइडल सोल्यूशन, इसलिए पाथ जो है वो विजिबल हो जाता है थ्रू कोलाइडल सोल्यूशन, वेयर एज द साइज ऑफ द पार्टिकल इज रिलेटिव लार्जर, ठीक है। लेकिन साइज ऑफ द पार्टिकल क्योंकि कोलाइडल सोल्यूशन में लार्जर होता है, दैट्स वाई। तो ये टिंडल इफेक्ट पढ़ेंगे हम लोग अभी, क्या होता है टिंडल इफेक्ट। इसकी डायग्राम नहीं दी क्या इन्होंने, तो आ गया आपका टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ये जो अर्थ एटमॉस्फेयर होता है इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अर्थ एटमॉस्फेयर क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ मैन्यूट पार्टिकल, मैन्यूट मतलब छोटे छोटे स्मॉल, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक। द अर्थ, ये जो पार्टिकल है, दीज पार्टिकल्स इंक्लूड स्मोक, ये जो पार्टिकल होते हैं इसमें स्मोक भी होती है, टाइनी, ठीक है, स्मोक होती है, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी होते हैं, किसके, डस्ट के, एंड मॉलिक्यूल ऑफ एयर्स भी होते हैं, बहुत कुछ होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर वही होता है ना, द गैसेज और द डिफरेंट मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस, है ना। होमोजीनियस होता है सेम। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक, जब बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है सच अ फाइन पार्टिकल, किसी फाइन पार्टिकल को बीम ऑफ लाइट जो है वो स्ट्राइक करती है, द पाथ ऑफ द बीम बिकम विजिबल, ठीक है। दो जो पाथ होता है बीम का वो विजिबल हो जाता है। द लाइट रीचेस अस, तो लाइट क्या करती है, रीच कर जाती है आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड, ठीक है, जैसे ही वो रिफ्लेक्ट करती है, डिफ्यूजली बाय दीज पार्टिकल्स, वो डिफ्यूज़ कर जाती है इस पार्टिकल्स के द्वारा। द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये जो फिनोमिना होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, ये जो फिनोमिना है किसका, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल, जो मैंने अभी आपको समझाया, गिव राइज टू द टिंडल इफेक्ट, इसी की वजह से टिंडल इफेक्ट हो जाता है, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, होपफुली पढ़ा होगा। सो दिस फिनोमिना इज सीन व्हेन अ फाइन बीम ऑफ सनलाइट एंटर अ स्मोक फिल्ड रूम, ये जो फिनोमिना है इज सीन व्हेन अ फाइन बीम ऑफ सनलाइट एंटर्स अ स्मोक फिल्ड
रूम थ्रू अ स्मॉल होल, ठीक है ना। जब वो स्मॉल होल से ये जो फिनोमिना है इज सीन व्हेन फाइन बीम ऑफ द सनलाइट एंटर करती है, या जैसे स्प्लिट वाली बात नहीं बताई थी मैंने आपको, यहाँ से हम लोगों ने पास करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे टिंडल इफेक्ट के लिए वो सोल्यूशन रखा हुआ है, ठीक है। यही बीम जो है वो पास करवा रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ पे डिफ्यूजन होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। सो फिनोमिना इज सीन व्हेन, ये क्या है, द फाइन बीम ऑफ सनलाइट एंटर करता है स्मोक फिल्ड रूम थ्रू अ स्मॉल होल। आपने देखा होगा खिड़की खुली है तो आपको ना डस्ट पार्टिकल्स दिखना शुरू हो जाते हैं, है ना, दिखने शुरू हो जाते हैं ना हवा में उड़ते हुए। दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट मेक द पार्टिकल जो होता है वो विजिबल। ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, जो लाइट स्कैटर हुई थी, ये जो सिंगल बीम है बाद में स्कैटर हो गई थी, ठीक है, ये होल के द्वारा जब निकलती है ना, ये होल के द्वारा जब निकलती है तो लाइट इस तरह से स्कैटर हो जाती है ना, ऐसे करके सर्कल बन जाता है। नहीं, टॉर्च की रोशनी तो पता ही है ना, बड़ा सा सर्कल बनाती है। तो दिस फिनोमिना इज सीन व्हेन अ फाइन बीम ऑफ सनलाइट एंटर अ स्मोकी फील्ड रूम थ्रू अ स्मॉल होल, ठीक है। फिर क्या होता है भाई, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट मेक्स द पार्टिकल विजिबल। इसी की वजह से क्या होता है, पार्टिकल विजिबल हो जाते हैं। टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट जो होता है, ये जो टिंडल इफेक्ट हो जाता है कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू अ कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट, ठीक है ना। तो ये जो ये वाला टिंडल इफेक्ट तब भी दिखने को मिलता है जब हम लोग डेंस फॉरेस्ट होता है ना, ऊपर प्लांट है, ये पेड़ पौधे ये सारे इकट्ठा करके रखा होता है ना। ये फॉरेस्ट है, पूरा का पूरा जंगल है, नीचे से तो ऐसे दिखेगा, है ना, ऊपर से ही पेड़ पौधे ऐसे ऐसे करके भरे हुए हैं, बीच में छोटे छोटे लाइट के शेड भी होते हैं ना। तो ये कैनोपी ऑफ द डेंस फॉरेस्ट, इसने यही बोला, कैनोपी या सनोपी, कैनोपी बोला, ये डेंस फॉरेस्ट। तो इसके बीच में भी तो ऐसा ही होगा ना, लाइट छोटी छोटी सनलाइट जो है वो पास करेगी, है ना, छोटी छोटी सनलाइट जो है वो पास करेगी। तो हेयर टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं इन द मिस्ट स्कैटर लाइट। तो यहाँ पे ये जो कैनोपी है ऑफ द डेंस फॉरेस्ट की, डेंस फॉरेस्ट ने पूरा का पूरा जंगल को बंद करके रखा हुआ है ना। तो इसमें से जो सन है वो पास करा रहा है थोड़ी थोड़ी लाइट, है ना। सन ने क्या किया, थोड़ी थोड़ी लाइट पास करवाई। तो यहाँ पे जो वाटर ड्रॉपलेट्स थे उसने क्या किया, उसकी वजह से लाइट और ज़्यादा स्कैटर हो जाती है ना, जो सनलाइट आ रही होती है उसकी वजह से टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स में लाइट स्कैटर होना शुरू हो जाती है, ऐसे स्कैटरिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। समझ आ रही है ना, आई होप समझ आ गई होगी। तो हियर द टाइनी वाटर ड्रॉपलेट इन द मिस्ट सनलाइट, लाइट जो होती है वो स्कैटर हो जाती है। तो द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड ऑन द साइज़ ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल। ये जो कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, साइज़ ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल। ये जो लाइट है ये कितना स्कैटर किया है ना, स्कैटर लाइट किसके ऊपर डिपेंड करता है, कितनी स्कैटरिंग हुई है। तो वेरी फाइन पार्टिकल्स, जो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, स्कैटर मैनी ब्लू लाइट, ठीक है। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत सारी ब्लू लाइट को निकालते हैं, है ना। तो वाइल पार्टिकल ऑफ द लार्जर साइज जो होते हैं उनकी वेवलेंथ लॉन्गर होती है, ठीक है। तो इफ़ द साइज़ ऑफ द स्कैटर्ड पार्टिकल इज़ लार्ज इनफ, अगर साइज़ बड़ा है, देन स्कैटरिंग लाइट में अपेयर वाइट। अगर स्कैटरिंग लाइट जो होता है उसका स्कैटरिंग जो साइज़ ऑफ द पार्टिकल अगर बड़ा होता तो हमको स्कैटरिंग पार्टिकल थोड़े ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। उससे क्या होता, स्कैटरिंग में लाइट जो स्कैटर हो रही है वो हमें ब्लू दिखती। तो वाई स्काई इज़ ब्लू, ये टिंडल इफेक्ट की वजह से। अभी स्काई इज़ ब्लू का आंसर भी देखो इसी में ही आपको मिल गया, है ना, कहीं ना कहीं आपको टिंडल इफेक्ट में ही मिल गया। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है आपको पता चल गया ना। ये जो कोई भी सोल्यूशन ले लो, एयर ले लो, ठीक है ना। तो ये जो कोलाइडल सोल्यूशन में जब पार्टिकल्स को लाइट पड़ती है तो बीच में जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उसकी वजह से स्कैटरिंग होना शुरू हो जाती है, क्योंकि लाइट, ये पार्टिकल्स थोड़ा बड़ा साइज़ के हैं ना, प्योर सोल्यूशन से ज़्यादा प्योर वो है, तो इसकी वजह से स्कैटरिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। लाइट की स्कैटरिंग होना शुरू हो जाती है, इसी इफेक्ट को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। इसी को बोला ना टिंडल इफेक्ट। जब आप 11th-12th में जाओगे ये पूरा का पूरा टॉपिक है। इसकी डायग्राम नहीं दी इन्होंने, डायग्राम है क्या, नहीं है, इनको डायग्राम बना के समझा तो दिया मैंने आपको, छोटी छोटी डायग्राम बना के। सो बाय द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू, कितना रहा, ये है ना टिंडल इफेक्ट, कोलाइडल सोल्यूशन। ये देखो, तभी बोलूँ डायग्राम दी तो थी, ये पढ़िए देखो, ये सोर्स ऑफ लाइट है,
एडजस्टमेंट फॉर ऑब्जर्विंग स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन द कोलाइडल सोल्यूशन। तो ये कोलाइडल सोल्यूशन है ऑब्जर्व करने के लिए। ये क्या है, पढ़ना पड़ेगा इसको। हमने जो ऊपर पढ़ा अभी पढ़ा, टिंडल इफेक्ट के नीचे लिखा होता ना स्काई इज़ ब्लू, ये आ गया इसका। वाई इज़ द कलर ऑफ द स्काई इज़ ब्लू। कलर ऑफ द स्काई ब्लू क्यों है? द मॉलिक्यूल ऑफ द एयर एंड द अदर फाइन पार्टिकल्स, द मॉलिक्यूल ऑफ द एयर इन द एंड द अदर फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर हैव वेरी हाई साइज, हैव साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट। ठीक है, द मॉलिक्यूल ऑफ एयर, ये जो मॉलिक्यूल ऑफ एयर है एंड अदर फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर हैव साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। ठीक है ना, हैव स्मॉलर साइज होता है देन द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट। विजिबल लाइट की वेवलेंथ से उनका साइज जो है वो थोड़ा स्मॉलर होता है। ठीक है, ओके हमने वेवलेंथ पढ़ी थी ना, रेड की सबसे ज़्यादा सबसे कम है, वॉयलेट की सबसे ज़्यादा है, ब्लू बीच में आता है, इंडिगो के बीच में, ये जो थर्ड पट्टी होती है ना ब्लू की, ये वहाँ पे आता है, ब्लू थर्ड नंबर पे आता है, पता है ना, विवगॉर VIB विवगॉर है कि नहीं? हाँ, तो इसने बोला कि हैव साइज स्मॉलर, ये जो मॉलिक्यूल एयर के जो मॉलिक्यूल होते हैं, ये जो एयर के मॉलिक्यूल होते हैं या फिर कोई अदर फाइन पार्टिकल जो एटमॉस्फेयर में है, उनका साइज़ जो होता है वो छोटा होता है देन द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट। ठीक है, विजिबल लाइट कौन सी होगी? जो दिखने वाली लाइट होती है, वाइट लाइट, ठीक है, उसके वेवलेंथ से थोड़ा सा स्मॉलर साइज़ होता है। सो दीज आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग। तो इसलिए ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये स्कैटरिंग के लिए ज़्यादा बेटर है। ठीक है, क्योंकि इनकी वेवलेंथ जो होती है वो शॉर्टर होती है एट द ब्लू एंड तक, है ना, रेड तक पहुंचना ही नहीं है, ब्लू तक ही रहना है। ठीक है ना, ब्लू तक ही रहेंगे हम लोग। ब्लू एंड देन द लाइट ऑफ द लॉन्गर वेवलेंथ उसका रेड एंड होता है। तो लॉन्गर वेवलेंथ जाना ही नहीं है, पार्टिकल छोटे छोटे हैं तो वो सिर्फ कितना स्कैटर कर पाते हैं, सिर्फ ब्लू तक कर पाते हैं। ये जो रेड लाइट होती है हैज़ द वेवलेंथ उनकी होती है 1.8 टाइम्स ग्रेटर देन द ब्लू लाइट। ठीक है ना, रेड की बहुत ज़्यादा वेवलेंथ होती है, 1.8 टाइम ग्रेटर देन ब्लू लेंथ होती है। दैट्स वाई, इसी की वजह से दस व्हेन द सनलाइट पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर, इसलिए जब सनलाइट पास करती है एटमॉस्फेयर में, द फाइन पार्टिकल ऑफ द एयर, जब सनलाइट पास की एटमॉस्फेयर से, तो ये जो फाइन पार्टिकल्स हैं किसके, एयर के, वो स्कैटर कर गए ब्लू कलर को। ठीक है, वो स्कैटर कर गए ब्लू कलर को, क्योंकि ब्लू कलर की शॉर्टर वेवलेंथ थी। ठीक है, आर मोर स्ट्रांगली देन रेड, तो रेड को नहीं कर पाए, ब्लू तक पहुँचे। ये जो स्कैटर्ड ब्लू लाइट है ये एंटर करेगी हमारी आईज को, क्योंकि हमको क्या दिखेगा, इस लाइन का मतलब है हमको ब्लू कलर दिखेगा, रेड नहीं दिखता। ये जो स्कैटर्ड ब्लू लाइट है वो एंटर करेगी हमारे आईज पे। एंड इफ़ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर, अगर अर्थ का कोई एटमॉस्फेयर होता ही नहीं तो हमको कोई कलर दिखता ही नहीं, देयर वुड नॉट हैव बीन एनी स्कैटरिंग। अगर एटमॉस्फेयर में अर्थ के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, अगर अर्थ के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर होता ही नहीं तो हमको कोई कलर नहीं दिखता। ठीक है ना, तो देयर वुड नॉट हैव बीन एनी स्कैटरिंग, यहाँ पे कोई स्कैटरिंग होती ही नहीं और एटमॉस्फेयर ही नहीं होता। देन द स्काई लुक डार्कर, आपको फिर हमेशा अंधेरा दिखता है। जैसे यूनिवर्स वाले आपने पिक्चरें देखी हुई है ना, तो यूनिवर्स ब्लैक ब्लैक दिखता है, तो आपको हर चीज़ डार्क दिखती है। द स्काई अपीयर डार्क टू द पैसेंजर फ्लाइंग एट द हाई एल्टीट्यूड, तो स्काई पूरा का पूरा डार्क दिखता जो भी पैसेंजर फ्लाई करते हैं एरोप्लेन में हाई एल्टीट्यूड में, तो आपको हर चीज़ काली काली दिखती है। ठीक है ना, ब्लैक ब्लैक, हर चीज़ डार्कन हो जाती। तो एज अ स्कैटरिंग इज़ नॉट अ क्या है, प्रोमिनेंट, स्कैटरिंग प्रोमिनेंट थोड़ी ना है, एट सम हाइट्स, ऊपर से थोड़ी दिखती है, तो स्कैटरिंग जो होती है वो प्रोमिनेंट नहीं होती, सच हाइट से आपको नहीं दिखती। तो इसलिए तो एटमॉस्फेयर जो होता है वो काला काला डार्क दिखता है आपको, है ना। स्कैटरिंग तब तक ही रहेगी ना जब तक एटमॉस्फेयर रहेगा, तभी तो रिफ्रैक्शन होएगी। सो यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट डेंजर सिग्नल लाइट आर रेड इन कलर, इसीलिए आपको जो डेंजर सिग्नल लाइट्स होते हैं वो आपको लाल दिखते हैं, रेड इन कलर्स में दिखते हैं। तो डू यू नो बाय, आपको पता है क्यों? द रेड इज़ लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग एंड स्मोक, इसलिए क्योंकि रेड जो होता है वो स्कैटर नहीं करता है, रेड की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए पार्टिकल्स के द्वारा स्कैटर नहीं किया जाता है, इसलिए वो दूर से भी दिखता है। पता चला, ये रेड जो होता है वो डेंजर कलर इसलिए माना जाता है क्योंकि रेड जो होता है वो कम स्कैटर करता है, इसीलिए अगर दूर से किलोमीटर
5-6 किलोमीटर दूर से भी, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में भी अगर हम लोग रेड कलर की लाइट देखेंगे ना, हमको वो भी दिखेगी। क्यों? क्योंकि वो फॉग और स्मोक के द्वारा स्कैटर नहीं किया जाता, वो स्कैटर हो ही नहीं सकता, है कि नहीं। ब्लू हो जाता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ छोटी होती है, इसलिए वो स्कैटर हो जाता है, इसलिए पूरा एटमॉस्फेयर आपको नीला नीला दिखता है, ठीक है, रेड तक पहुंचता ही नहीं। सो देयर फोर इट कैन बी सीन इन द सेम कलर एट द डिस्टेंस, इसलिए हम लोगों को दूर से भी देखेंगे तब भी सेम कलर दिखेगा। कभी कभी आपका एटमॉस्फेयर पर्पल भी हो जाता है, जब ज़्यादा बारिश बुरिश आती है तो आपका कलर डार्क भी हो जाता है ना, क्योंकि वॉयलेट पहले आता है, इंडिगो बाद में आता है, फिर ब्लू आता है ना। तो जब बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर जो डार्क हो जाता है तब भी आपको थोड़ा सा कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, थोड़ा पर्पलिश और इंडिगो कलर भी दिखना शुरू हो जाते हैं, अगर आपने कभी ध्यान से देखा होगा तो, ठीक है ना। तो अक्सर तो ब्लू ही दिखता है आपको, मैक्सिमम तो ब्लू ही रहता है। चलो फिर अगले देखते हैं, कलर ऑफ द सन एट द सनराइज एंड द सनसेट। तो कलर ऑफ द सन राइज एंड द सनसेट, हैव यू सीन, कितना टाइम हुआ यार, कुछ ज़्यादा लंबी क्लास होगी नहीं, आज मैं ख़त्म करने की सोच रही हूँ ये चैप्टर, थोड़ा सा रह गया, ख़त्म कर लेते हैं। एक्टिविटी खुद पढ़ लेना, ठीक है। तो कलर ऑफ द सन एट द सनराइज, मैं पानी पी लेती हूँ। तो ये पहुँच गए हम लोग, कलर कहाँ गया, हाँ, सन एट द सनराइज एंड सनसेट हो गया। तो हैव यू सीन द स्काई, आप लोगों ने कभी देखा स्काई, द स्काई एंड द सन एट द सनराइज और सनसेट के टाइम पे। हैव यू वंडर वाई द सन एंड द सराउंडिंग स्काई अपीयर रेड, कि सराउंडिंग जो हमारा सन होता है और स्काई रेड क्यों हो जाता है शाम के टाइम पे और सुबह के टाइम पे। सो लेट अस अंडरस्टैंड द एक्टिविटी, एक्टिविटी पढ़नी पड़ेगी, चलो पढ़ते हैं। एंड ब्लू कलर ऑफ द स्काई एंड द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट द सनराइज एंड सनसेट। तो एक्टिविटी 1.11.3 क्या बोलती है, चल पढ़ लेते हैं। तो एक काम करो, स्ट्रॉन्ग सोर्स को प्लेस करो वाइट लाइट के आगे, ठीक है ना, वाइट लाइट से स्ट्रॉन्ग सोर्स से वाइट लाइट निकालो एट द फोकस के ऊपर, ठीक है ना, ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस, लेंस के यहाँ पे सोर्स है और यहाँ पे लेंस है, ये ऐसे बोला इसने। तो L1 हो गया, लेंस 1 हो गया आपका, ठीक है ना। तो दिस लेंस क्या करेगा, प्रोवाइड अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, तो ये लेंस जो है वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रोवाइड करेगा, है ना, ऐसा ही होगा ना। तो अलो द लाइट बीम टू पास थ्रू द ट्रांसपेरेंट ग्लास टैंक, आगे एक ट्रांसपेरेंट ग्लास टैंक बना दो, ठीक है, टैंक टी बना दो कंटेनिंग वाटर, क्लियर वाटर, ठीक है ना। तो एक डायग्राम साथ साथ में बनाते हैं। ये सोर्स हो गया, ये आपका लेंस 1 हो गया, यहाँ पे इसने टैंक बना दिया जिसमें प्योर वाटर पड़ा हुआ है, ठीक है ना, क्लीन वाटर पड़ा है। फिर थर्ड पे क्या लिखा है, अलो द बीम ऑफ लाइट पासिस थ्रू द सर्कुलर होल मेड बाय, यहाँ पे एक कार्डबोर्ड है, इसमें एक सर्कुलर होल है, तो यहाँ से जो लाइट आ रही है इसने पैरेलल कर दिया, फिर वो यहाँ से पास कर रही है और यहाँ से पास करके वो क्या है, यहाँ से जा रही है, और यहाँ से जाएगी थोड़ी, कुछ ही जाएगी, सारियाँ थोड़ी जाएंगी, कुछ ही जाएंगी, है ना। आगे एज शोन इन द फिगर 1 इसमें, अच्छा, सर्कुलर होल ऑन द स्क्रीन MN एंड यूजिंग द सेकंड कन्वर्जिंग लेंस, यहाँ पे एक और लेंस बना दो, अच्छा, टैंक के आगे एक और लेंस बनाना था, तब जाके फिर ये कहकर कन्वर्ज कर देंगे उसको, ठीक है। आगे क्या है, एज शोन, डिज़ोल्व करो 200 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, थायो पता है ना क्या होता है, एसएन लगाते हैं थायो में, थायोसल्फेट इज़ अबाउट 2 लीटर क्लीन वाटर में डाल देना, आपके टैंक क्लीन वाटर के टैंक में सोडियम थायोसल्फेट डाल देना, ठीक है। तो इससे क्या होएगा, अबाउट 1 to 2 मिलीलीटर ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल देना टू द वाटर, ठीक है। सो आपने क्या ऑब्जर्व किया, पढ़ते हैं फिर ये डायग्राम, ठीक है। ये डायग्राम आ गई आपकी, मैं बना तो रही थी साथ साथ में, आपको पता तो चल ही गया होगा, है ना। पढ़ते पढ़ते आपको डायग्राम बनाना आना चाहिएगा हमेशा, ठीक है ना। सो ये आपका आ गया सोर्स, ये आपका आ गया लेंस 1, ये आपका आ गया क्लियर टैंक, ये आपकी आ गई कार्डबोर्ड विद द होल, ये आपका लेंस 2 एंड ये आपका आ गया स्क्रीन, ठीक है ना। यहाँ से जो लाइट आ रही थी ये इसने क्या किया, पैरेलल बीम बना दी, और पैरेलल बीम की कुछ लाइट जो है वो कार्डबोर्ड से निकली, कार्डबोर्ड से जो गई वो इसने इसको कन्वर्ज कर दिया, और यहाँ पे इसने स्क्रीन के ऊपर हमें फिर से लाइट मिला। तो पढ़ा क्या, इसका मतलब क्या है, क्यों पढ़ाया इसने हमें, कलर ऑफ द सन एट द सनराइज एंड सनसेट पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। अगर आप डायग्रामेटिकली पेपर में समझाते हो ना अपने टीचर्स को, तो पता है फुल नंबर मिलने के चांसेस होते हैं।
तो बेटर होता है आप ऐसा किया करो. सो यू विल फाइंड ऐसा पता मैं क्यों कर रही थी, यहाँ से ऊपर से ना लाइन कट जाएगी इसलिए. सो यू विल फाइंड माइक्रोस्कोपिक सल्फर पार्टिकल्स पार्टिसिपेटिंग इन अबाउट 2 to 3 मिनट्स एज ये जो, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड भी डाला ना, H2SO4 भी डाला ना थोड़ा सा डाइल्यूट सा, तो एज द सल्फर पार्टिकल बिगिंस टू फॉर्म, जैसे जैसे सल्फर पार्टिकल्स स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म करना, ठीक है. यू कैन ऑब्जर्व, आप एक ऑब्जर्व करोगे द ब्लू लाइट फ्रॉम द 3 साइड्स ऑफ द ग्लास टैंक. ये ब्लू लाइट होती है ग्लास टैंक की, वो जाएगी ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ द शॉर्टर वेवलेंथ बाय माइन्यूट कोलाइडल सल्फर पार्टिकल्स. ठीक है, इसके अंदर सल्फर पार्टिकल्स है ना, इसके अंदर कौन सी टैंक के अंदर सल्फर पार्टिकल की वजह से कोलाइडल सोल्यूशन बन गया वो, तो कोलाइडल सोल्यूशन की वजह से वो क्या हुआ, थोड़ी सी स्कैटरिंग होना शुरू हो गई, उसकी वजह से ब्लू कलर दिखना शुरू हो गया, टैंक के अंदर ब्लू कलर दिखना शुरू हो गया. ऑब्जर्व द कलर ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट. एक काम करो, ट्रांसमिटेड लाइट का कलर जो है ना ऑब्जर्व करने के लिए क्या करो, फ्रॉम द 4th साइड ऑफ द ग्लास टैंक, जो चौथी साइड है ग्लास टैंक की, फेसिंग द, जो फेस कर रही है सर्कुलर होल को, जो फेस कर रही है सर्कुलर होल को, इसको, ठीक है ना, क्या करेगी. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व दैट द फर्स्ट द ऑरेंज रेड कलर जो होता है एंड देन ब्राइट क्रिम्सन कलर. यहाँ पे जो हमें ये जो स्क्रीन के ऊपर जो हमें कलर मिल रहा है ना, ये ऑब्जर्व करने के लिए हमको सबसे पहले मिलेगा ऑरेंज रेड कलर, फिर उसके बाद जो बाद में मिलेगा वो क्रिम्सन कलर मिलेगा, जो मिक्सड होगा, येलो प्लस ऑरेंज मिक्स बिल्कुल कलर होता है, रेड कलर इन द स्क्रीन. ठीक है, इसी के साथ हमको एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो गया. इसको डिमॉन्स्ट्रेट भी किया हुआ आगे इन्होंने. ठीक है, चलो पढ़ो, डिमॉन्स्ट्रेशन पढ़ लो. दिस एक्टिविटी डिमॉन्स्ट्रेट, इस एक्टिविटी ने क्या डिमॉन्स्ट्रेट किया, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट दैट हेल्प यू अंडरस्टैंड द ब्लूइश कलर ऑफ द स्काई. ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, स्कैटरिंग की वजह से हमें ब्लू कलर मिलता है कि नहीं. एंड द रेडिश कैसे मिलता है ऑफ द सन एट द सनराइज और द सनसेट कैसे मिला, द लाइट फ्रॉम द सन नियर द हॉरिजन पास कर रहा है थ्रू द थिकर लेयर. ठीक है ना, इसने क्या किया, ये जो लाइट होती है सन की, जब वो नियर द हॉरिजन होती है वो मोटी लेयर को पास कर रही है ना. एंड द लार्जर डिस्टेंस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, और सबसे ज़्यादा डिस्टेंस अर्थ एटमॉस्फेयर का वहीं पे होता है ना. बिफोर रीचिंग आवर आइज, हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले ही वो क्या करता है. हाउएवर लाइट फ्रॉम द सन, ये जो लाइट फ्रॉम द सन होती है ओवरहेड कर जाती है, ऊपर से जाती है, वो ट्रैवल रिलेटेड शॉर्टर डिस्टेंस, वो शॉर्टर डिस्टेंस के ऊपर जा रही होती है. शाम के टाइम पे द सन अपेयर्स वाइट, वो हमें वाइट दिखना चाहिए है, एज नॉट एज ओनली ए लिटिल ब्लू, और उसमें लिटिल सा ब्लू होना चाहिए है, या फिर वॉयलेट कलर होना चाहिए था, आज स्कैटर नियर द हॉरिजन. हॉरिजन के नियर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट जो होती है, द शॉर्टर वेवलेंथ आर स्कैटर, उससे क्या होता है नियर द हॉरिजन द मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट स्कैटर हो जाती है, या फिर शॉर्टर वेवलेंथ होती है वो स्कैटर हो जाती है, द पार्टिकल इसलिए नहीं दिखता, वाइट दिखेगा. देयरफॉर द लाइट दैट रीचेज आर आइज इज लॉन्गर वेवलेंथ, मतलब जो हमारी आंखों तक लाइट पहुंच रही है उसकी वेवलेंथ जो है वो लॉन्गर है. सो दिस गिव राइज टू द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन. बिना डायग्राम के नहीं समझ आएगा, तो देखो. सो ये आपका रेडनिंग ऑफ द सन आ गया. तो ये आ गया आपका सन नियरली ओवरहेड. ठीक है, नियरली ओवरहेड, ब्लू स्कैटरिंग, स्कैटर्ड अवे सन अपेयर रेडिश, ब्लू स्कैटर, ब्लू लाइट यहाँ से, ये आपका आ गया सन फ्रॉम नियर द हॉरिजन. ये ऑब्जर्वर है, यहाँ पे खड़ा है, सन जो है वो यहाँ पे डूब रहा है ना, वो डूब रहा है यहाँ पे. ठीक है, तो सन नियर द हॉरिजन है, यहाँ पे ब्लू कलर यहाँ पे स्कैटर हो चुका है, इसलिए वो ब्लू कलर नहीं दिखेगा. हमको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, सन नियरली ओवरहेड, क्योंकि हमारे सर के ऊपर होगा तो यहाँ पे ब्लू कलर लिखता है, लेस ब्लू कलर स्कैटर्ड, यहाँ से हमें ब्लू कलर कम स्कैटर होता है, इसलिए हमारे एटमॉस्फेयर का कलर ब्लू दिखता है, और सन भी बीच में बेचारा येलो कलर का दिखता है. बट यहाँ पे हॉरिजन, यहाँ पे जब ये डूबता है, यहाँ पे ब्लू जो है वो स्कैटर अवे, ब्लू स्कैटर हो जाता है, और हमारी आँखों पे जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा पड़ती है. यहाँ पे हमारी आँखों को हमें ये सन अपेयर रेड दिखता है. ठीक है, रेडनिंग ऑफ द सन एट द सनराइज एंड द सनसेट नियर द हॉरिजन.
तो इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन है नियर द हॉरिजन हमारा ब्लू स्कैटर अवे, ब्लू कलर जो होता है वो स्कैटर हो जाता है ड्यू टू द शॉर्टर वेवलेंथ, एंड इसलिए हमें लॉन्गर वेवलेंथ जो है हमारी आंखों पे फॉल करती है और इसलिए वो रेडिश क्रिम्सन रेडिश कलर दिखना शुरू हो जाता है। प्योर रेड नहीं, क्रिम्सन रेडिश कलर, ठीक है ना। ठीक है, तो ख़त्म हो गया ये वाला टॉपिक भी। तो व्हाट यू हैव लर्नड अबाउट, ये आप प्लीज़ ये पढ़ लेना, ये आपके लिए है। ख़त्म हो गया क्या? हो गया, फिनिश हो गया एक्सरसाइज। अरे वाह, शुक्र है चैप्टर ख़त्म हो गया, पढ़ते पढ़ते मुझे पता भी नहीं चला। तो इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाता है ना। तो आपका चैप्टर हो गया ख़त्म। होपफुली आपको अच्छे से समझ आया होगा एंड मज़ा भी आया होगा आपका ये चैप्टर पढ़ने में, है ना। तो आपने क्या करना है, अगर आप बोलोगे मुझे ये चैप्टर के क्वेश्चन करवा दो, मैं क्वेश्चन भी करवा दूँगी। बोलोगे तो कराऊँगी, ऐसे नहीं कराना, वरना आपको मिल ही जाते हैं आंसर्स, है ना। बोलोगे तो लिख देना, अगर आपको चाहिए तो कभी भी वो लिखोगे तो मैं पक्का डाल दूँगी, ठीक है। सो आप क्या करें, बाय बाय करते हैं, ठीक है ना। और आपका क्या काम है, होपफुली आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा, है ना, लाइक कर दिया ना वीडियो को, है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट इट डाउन, ओके। तो चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, सी यू, है ना, सायोनारा, मिलते हैं दोबारा। अपना तकिया कलाम मेरे fanzilla.com पे मैंने अभी ब्रेसलेट बनाया है, तो आप वो भी देख सकते हो अगर आपको आर्ट में इंटरेस्ट है तो, ठीक है ना। वहाँ पे जाके fanzilla.com पे आप ड्राइंग्स एंड वीडियोस एंड कार्टून्स अगर आपको पसंद है तो मैंने वहाँ पे वो बनाए होते हैं, मेरे 100 डेज़ चैलेंज ऑफ डिज्नी कैरेक्टर्स में, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो लेकर आती हूँ, नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिक इफेक्ट वो लेके आती हूँ आपके लिए, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू, सायोनारा, बाय बाय।